डुक्कर देश दी लोक क्रांतिकारी कला गी समर्पित डोगरी कला केंद्र। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका एक लंबा अनुभव है। जम्मू कश्मीर में जो लेफ्ट का जितना भी यहाँ पे आंदोलन रहा, जितना भी यहाँ पे कामकाज रहा, उसको बड़ा करीब से देखा है कामरेड मोदी सिंह जी हमारे। आज हम उनसे ही इन्हीं सारी चीज़ों पे बातचीत करने जा रहे हैं। कामरेड, सबसे पहले तो हम आपकी बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। गरीबी की वजह से मेरे परिवार में साहूकारा करने वाले लोग जो थे वो उधार पैसे दिया करते थे, दे और तुम्हें 100 रुपए, वो हमारी कमाई को वही ले जाते थे। यूं ही मैं समझ में आया तो मुझे ये पता चला कि ये तो हमारी कमाई तो ये खा जाते हैं, हमें तो लोगों को ही सहारा लेना पड़ता है। उसी की वजह से मुझे पता लगा कि दुनिया में कोई ऐसे कुछ लोग भी हैं जो गरीब को सही मायने में उठाने के हक में है। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। मेरे एक टीचर ने मेरी मदद की तो मुझे महकमे में बाबू बनने का मौका मिला। तो यूं ही हमने ये नौकरी शुरू की तो देखा वहाँ एक ट्रेड यूनियन की लहर जो है वो चल रही है। किस विभाग से में आपने ज्वाइन की? मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रही थी। ट्रेड यूनियनिस्टों को हम सुनते थे तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी कि उजरतों को बढ़ाना, नौकरी को मिलना। तो ट्रेड यूनियन में मूवमेंटें होती रही, हम भी उनका सहयोग देते रहे। चलते चलते एक दौर आ गया। उस वक्त तक हम भी कुछ समझने में, समाज को समझने के काबिल हो गए थे। तो हमने जब कोशिश की कि इस मूवमेंट को चलाने वाले कौन लोग हैं तो पता लगा कि वो लेफ्ट मूवमेंट से है। तो हमारा आकर्षण भी उन्हीं की तरफ बढ़ा, क्योंकि हमने लेफ्टिज्म को स्टडी किया जब, तो हमें पता लगा कि दुनिया में अगर बेहतरीन सोच अगर है तो लेफ्टिज्म है। अगर सच्चे दिल से गरीब लोगों के हाथ में इसको चलाया जाए तो हम भी आकर्षित हुए उसके साथ। आकर्षित होते होते जो भी मूवमेंट उसके बाद चली, असल में वो लेफ्टिस्ट लीडिंग थी, तो हम इसके साथ जुड़े रहे। वेजेस का बढ़ाना, लेकिन वो अपने में काफी नहीं था। एक तरफ तो हम लड़ते थे और वेजेस बढ़ाते थे, दूसरी तरफ सरकारें महंगाई बढ़ा देती थी। तो असल में हम चाहते तो ये थे कि दुनिया के गरीबों का भला हो, लेकिन हमारी मूवमेंट जो वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी वो फंस गई एक ऐसे भंवर में जो मुलाजमों के ही चक्कर में रही। तो उससे सबका भला तो हो नहीं सका, लेकिन मेरा विश्वास इस पर ये बनता रहा कि जब तक दुनिया में गरीबी का खात्मा नहीं होगा तब तक चैन का जीवन नहीं मिलेगा। ट्रेड यूनियन का जो निर्माण हुआ था, तो कहाँ पर आकर के ट्रेड यूनियन उस सपने को, उस सोच को पीछे छोड़ गई? कहाँ पे वो गड़बड़ी आपको कहाँ पे लगती है कि किस जगह पर आकर के ये जो सोच है, सोच से ये डाइवर्ट हो जा रही है? वो क्या चीज है, कहाँ पे? लीडरशिप की उस समय की कहीं वो भी गलतियां लगती रही। उन गलतियों का भी ये कारण बना
और वो जो लूट करने वाले लोग थे, पीछे मैंने कहा कि वो साहूकारा सिस्टम, उसका परिवर्तित रूप इसका कैपिटल का, वो एक्टिव था क्योंकि उनके हाथ में पहल थी, राज सत्ता थी, अथॉरिटी थी। एक हाथ से वो हमें 2 रुपए देता था और दूसरे हाथ से 4 रुपए छीनता था। तो मुलाजमत में भी हमारा कोई खास भला नहीं हुआ। इसी तरह देश का भी वही हाल है कि एक तरफ महंगाई बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जाती है। ये तो हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं। इसी को हम समझते हैं कि ये राजनीति है कि वो दोनों हाथों से 2 अलग-अलग काम करते हैं। एक हाथ से थोड़ा सा देते हैं, दूसरे हाथ से बहुत ज्यादा ले लेते हैं वापस। वो जो गरीब आदमी है उसकी हालत हो गई कि ट्रेड यूनियन जो एक मखसूस तबके की यूनियन है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्टों के लिए लड़ती रही और आम समाज को भूल गई। उसी के कारण ये हुआ कि आम समाज पे बोझ बढ़ता गया। तो ये मतलब है इनको थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से फायदा मिलता रहा, उसी से सोच का भी बदलाव हो गया। ये जो हम ट्रेड यूनियन में लड़ रहे थे, ये तो हमें बड़ी देर के बाद समझ आई कि ये तो असल में देश का हाल नहीं है। हालांकि हम हाल ढूंढ रहे थे कि जो हमने बचपन में देखा था गरीबी का, कि उसका पुख्ता हल क्या हो, ये उसका हल नहीं कर सकते। क्योंकि हम एजुकेशन में होते हुए, बाबू होते हुए, बाबू के भले के लिए सोचते थे, किसान के भले के लिए हमने कभी नहीं सोचा। हम तो अपनी उज्जत बढ़ाने के लिए कहते थे, उसी के लिए सारी एनर्जी लगाते थे, लोगों को इकट्ठे करते थे। कौन ऐसा शख्सियत, किहड़ी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने तुसें गी इस लेफ्ट पॉलिटिक्स की तरफ लियान च मदद की है? उनके बारे कुछ दसो। उनके बारे च इस दिक्खने अस भी लेफ्ट पॉलिटिक्स की लाने वाले साढ़े किसी जेडे साथी है जेडे दी तफसील डिस्कस करते हैं मार्क्सिज्म। तो थोड़े समय के बाद मार्क्सिज्म पढ़ने का आप भी यही मौका आया क्योंकि अंग्रेजी ने पढ़ी लगा। जिसले मार्क्सिज्म के मैनिफेस्टो वगैरह की पढ़िया लगा ये बाकी ये ठीक है, अगर ये सही मन के लागू है तो ये बहुत अच्छी गल है, लोगों का भला निकलना हो ही सकता है। तो एक मूवमेंट का रही आज तक, मेरी उम्र भी इसलिए कोई 75 साल तक पूछी मेरा मूवमेंट लोगों के अंदर है, चल रही है, लेकिन वो फैसला कुन वाले तक नहीं पूछी पाई है। जब तक कि फैसला कुन वाले तक पूछती नहीं, उस वेले तक छोटे वर्ग का जिसे अस आखने गरीब लोग उनका भला नहीं हो सकता। अपने किसी साथियों के बारे दसो जिंदे कन्नै तुसें लंबे समय तक ट्रेड यूनियन के अंदर काम किया तुसें। मेरे पहले साथी थे ट्रेड यूनियन लीडरशिप च अब्दुल मजीद है, संपत प्रकाश है, और बहुत सारे योगराज है, बलदेव राज है, बहुत सारे साथी हैं जेडे मतलब इकट्ठे काम करते रहे। लेकिन समय समय पर कैसे इसमें तो चलते गए वो ट्रेड यूनियन के अंदर भी एक बार तोहाड़ हुई। आस चाहते थे कि स्ट्राइक आगे बढ़ाई जा, लेकिन एक ग्रुप जरा वो नेहा चाहता था स्ट्राइक आगे बढ़ाया शायद उन्हें ये हम मना। फिर उन्हें कहना ट्रेड यूनियन के अंदर भी तोड़ फोड़ हुई। फिर असें एक नवी कमेटी जी कायम की थी जी हैडेड बाई देश बंधु, वो फिर बनाई गई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। कदों बनाई गई है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी? डेफिनेट नहीं दे सकता केड़ा भी हो सकता। उस वेले एक जबरदस्त J&K की स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक से साड़ी भी पार्टिसिपेशन रही। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ हुआ कि ਜਿਹੜੀ मेन लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड चली गई सारी। छोटी मोटी लीडरशिप उसी संभाली नहीं सकती, आस बिल्कुल नवे लोग है, आस उसी संभाली नहीं सकती। परेड ग्राउंड च उस वेले कोई गैदरिंग जी हुई 10,000 लोग गैदर हुई, लेकिन लीडरशिप तो ज्यादा हुई। उसी कंट्रोल करने वास्ते लीडरशिप सामने आया।
ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ 76 ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 1991 ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1991 ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ 43 ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ। तो उस वेले आप कामयाब हुए सेंट्रल स्केल हासिल करने वास्ते। किस तरीके के मतभेद है उस टाइम की जो लीडरशिप ही जो इस पूरे आंदोलन की सांभी नहीं सकी, किन मतभेदों के कारण नहीं सांभी सकी, तो क्या लगता है? जी 67 के अंदर मतभेद के लीडरशिप एकदम अंडरग्राउंड चली गई सारी, जिसकी मूवमेंट के सारे खिलाफ हुई। आज बिल्कुल नवे हैं, अभी कोशिश की थी उस मूवमेंट की संभालने, लेकिन चूंकि अभी ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस लिया लास्ट तो उसी संभाल नहीं सके। उस वेले अस जिसले स्टेज पर इथों लिया हमारा एक आदमी ध्यान सिंह, वो भी बिल्कुल नवा, तो मूवमेंट साढ़े को संभाली नहीं गई, तो मूवमेंट च अगे जी है वो नुकसान होया, सस्पेंड हुई है, डिसमिस हुई है, कुछ अरेस्टा हुई, फिर काफी देर तक नुकसान होया। उस पूरे एक्सपीरियंस तो क्या बात से क्या थोड़ा क्या रिव्यू आया, आखिर कारण की कारण है? कारण ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ की साफिस्ट ग्रुप आते हैं, एक की सेठी ग्रुप आते हैं, उनकी आपस में कोई पॉलिटिकल तजाद है। उस सियासी तजाद की वजह करने दो पार्ट हुई थी ट्रेड यूनियन, और फिर असें कोशिश की थी कि देश बंधु भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई देश बंधु के ताबे, फिर मूवमेंट की असें अगे लेता। फिर अज जी दूई साड़ी ग्रुप आ जिन्हें 1967 से पिकिंग करवाई, वो भर्ती स्ट्राइक के सामने नहीं आए। शराब ग्रुप और सेठी ग्रुप जिहड़े है उनके बीच ट्रेड यूनियन की चलाने वास्ते या बाकी मुद्दे के ऊपर क्या किस बिंदु पे आके वो उनके बीच मतभेद है? ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिटिकल ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਪੋਲਿटिक्स है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ मतभेद आए, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਇੰਦੇ ਅੰਦਰ मतभेद आए, और ਉਹਨੇ मतभेद ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ 97 ਚ ਹੋਈ, 97 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। स्ट्राइक इनिशिएट कुछ नहीं किया, लेकिन अस भी इस नजरिए पर पुजी रहे कि मुलाजमें की स्ट्राइक अगर करवाई है तो अस कुछ बड़ी बड़ी तब्दीली समाजी तब्दीली की उम्मीद करते हैं, तो वो ऐसा है नहीं है। ये वही दौर है जिस दौर के अंदर रूस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टियां के भी मतभेद उभर के सामने आए, जिहड़े कि ग्रेट डिबेट के रूप में अज उस चीज़ की दिखा ने कि जो कुरशेव ने जिस तरीके के 3 सिद्धांत लेके आया 3P के जो फार्मूले के तहत, क्या उदा ही असर हा कि दुनिया के अंदर तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जिहड़ियां वो मतभेद के भ्रम के शिकार हो गए? क्या ये उही भ्रम है? इंटरनेशनल लेवल पर उस वेले असें इहदा भला है कि इंदे मतभेद हो ही सकते न, लेकिन अज अस समझने हैं कि उन्हें मतभेद का शिकार जी वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी भी आई, उसकी वजह करने के स्टेट के अंदर भी जो दो फाड़ होया, और ट्रेड यूनियन के अंदर बड़े ईमानदार लोग जिहड़े असल च कम्युनिज्म वास्ते काम कर रहे, इंदे वास्ते कोई स्पैशली शराब या सेठी वास्ते नहीं कर रहे या किसी ग्रुप वास्ते नहीं कर रहे। उन्होंने मेन मकसद है एक लेफ्ट पॉलिटिक्स की अगे लेना, ताकि गरीब लोगों का भला हो, क्योंकि जिन्नी मुलाजमें के अंदर लीडरशिप ही वो आई थी पुअर फैमिली चो आई, कोई वो रईस थे है नहीं लोग। अपनी इन कामरेडा कन्नै जिहड़ा थोड़ा व्यवस्था रहा, पहली मीटिंग ही याद करते हुए थोड़ा जा
ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? पहली जी मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर उस मैं अखनूर जो उस वेले लीडर आया सोमनाथ उस वेले मतलब काफी लोगों के अंदर जोश आ तनख्वाह बड़िया घट ही हैं 50-60 रुपए तक तनख्वाह ही सिर्फ सी ग्रुप की लोगों के अंदर बड़ा जोश है कि ये गुजारा नहीं होता महंगाई काफी हद तक उस लागे चली गई लोगों बड़ा जोशो खरोश है फिर उसले को संकेतक मूवमेंट जाकर लागू हुई कि उन्हें बैच एक बनाया भूखा मुलाजम वो सारे बैच लाया भूखा मुलाजम उतों फिर मूवमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेड यूनियन मूवमेंट आके जो चलना शुरू हुआ बहुत सारे लीडर आए बहुत सारे गए एक मतलब उसे साढ़े कामरेड कृष्ण लाल वो भी इस मूवमेंट के व्यवस्था रहे आज वो मर चुके हैं लेकिन वो इस मूवमेंट करने ट्रेड यूनियन मूवमेंट की व्यवस्था रहे उनका भी काफी योगदान रहा है। और किहड़े साथी है जिंदे कन्नै तुसीं बड़ा समा गुजारिया मुश्किल दे दौर देखे? रामनाथ दुबे और हिम्मत सिंह वो है कि ना रुमाल सिंह ते परिवार दे अंदर काफी सारा विरोध भी आंदा है ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ के लिए किस तरीके ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ? घर की तरफा मेरा कोई विरोध नहीं रहा क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्टिविटी जी अस करते रहे हैं विद इन सर्विस रूल के मुताबिक है कोई स्ट्राइक करनी संकेतक करनी या धरना देना ये अस करते रहे लेकिन घर की तरफा ये पर कोई विरोध नहीं है। नौकरी जाने का डर भी नहीं है? नौकरी जाने का डर तो है हाँ लेकिन उन्हें तक तो रिस्क लेने के तैयार है अगर नौकरी चली जाए तो चली जाए 50 रुपए या 60 रुपए लिए नौकरी तो करनी भी है मकान का किराया देना रोटी का अपना खाने का इंतजाम करना स्टेशन उसके तो 10 रुपए भी नहीं बचते। हाँ ये जरूर है कि घर वाले नाले से नहीं है कि इस हद तक तैयार नहीं कि नौकरी छोड़ी सकते लेकिन अपने तौर पर समझते अगर छुटकी भी जाए तो क्या मतलब रिटायरमेंट के बाद तुसें इस राजनीति दे कन्नै कियां जुड़ाव रहा या उसके बाद किस तरीके की थोड़ी गतिविधियां रही? राजनीतिक जिहड़ा जुड़ाव रहा मैं वो तो मैं समझना कि राजनीतिक जुड़ाव जी अस दिखने भी वर्किंग क्लास का वो तो मेरा शुरू को जिसले मैं सर्विस ज्वाइन भी नहीं की तो उहदे कोल सही मतलब शुरू हा मेरे कन्नै क्योंकि एक पुअर घर तो पैदा होना तजर्बे च सारा कुछ लभा दा 2 वक्त की रोटी नहीं है पैरे पाने वास्ते जुत्ती नहीं है स्कूल जाने वास्ते पैदल जाना और बड़ी मुश्किल करने जिसने पास किया स्कूल दे निकले अखनूर चले गए। मेरा अपना जीवन का एक तजर्बा है कि 10वीं की फीस देने वास्ते भी एक कट्टा बेचना पिया कट्टा बेची है तो 10वीं की फीस दी 32 रुपए 1 रुपया बाकी साढ़े को पैसे तो होंगे कि नहीं वो कोई दाने छाने होंगे थोड़े बहुत बाजार ले आने सौदा ले आना उपर असी वो शाह की बूंद ते ड्योड़ जी वो सामने लभन ही जिसले मैं 8वीं 10वीं च पुजी है शाह की बूंद ड्योड़ लभन लग पई कि साड़ी कमाई च ले जाओ असी ने फिर कख नहीं लभा। इस वास्ते मेरा जवाब तो उस तरफ है कि जी कोई भी पॉलिटिक्स जी सच्चे दिल कन्नै दुनिया के अंदर गरीबी की मिटाना चाहती है गरीबी वाकई एक बड़ा बड़ा गुनाह है। अगर कोई पार्टी कोई पॉलिटिक्स अगर इसी मिटाना चाहती है धोखा करना तो एक दूसरी गल है भाई लोगों की जरूरत के मुताबिक धोखा करिए राज करना लेकिन कोई पार्टी या पॉलिटिक्स सच्चे बने उस गरीबी के हटाई है तो लोगों की एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहती है वो लगाओ तो मेरा शुरू हुआ और अज भी है रिटायरमेंट वेले भी है। कामरेड जिहड़े लोग हैं उनके बारे च समाज के अंदर बहुत अच्छियां गल्लां भी हैं काफ़ी लोग तारीफ करते हैं लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो भी बड़ी मुखालफत भी करता है खास करके जिसले कर्मकांड की गल आती है या जिसले कोई रब वाली गल आती है तो बड़ी जबरदस्त मुखालफत भी होती है। तुसें थोड़ा क्या अनुभव रहा इस चीज के लिए? इस गल पर कामरेड कन्नै भी चला रहा ये जिहड़ा अध्यात्मवाद हा इसकी ठीक ढंग कन्नै डील नहीं किया इसी नंबर 1 पर रौन दिता ते जेडी अपनी मार्क्सिज्म की सोच ही उसी नंबर 2 पर रखा। जरूरत मेरे मुताबिक है पहले तौर पर असीं एक छोटे मोटे ऐसे संगठन
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਿਆ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਟੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਛੜਾ ਭਾਗੇ ਭੂਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਬਜਾ ਦੇ ਖੁਦ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਗੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਗੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਗੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀਏ ਲਈਏ ਆ ਤਾਂ ਉਗੇ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਅਗਰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲਾ ਭੂਤ ਕੋਲਾ ਡਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਸਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਚਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈਡedness ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਬੜੀਆ ਕੋਲ ਬੜੀਆ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੋ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰੀ ਟੇਲ ਹੈ, ਪਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੰਡਾ ਲਈਏ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇਹ ਆਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, CPM ਹੈ, CPI ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਅਸ ਦਿਖਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰ ਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਆਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਆਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਬਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਏ ਇਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਮਸੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਮਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਖੀਆਂ ਪਕਤੇ ਵਰਦੀ। अच्छा कामरेड, इंडिया की जो पूरी जो समाज है वो कास्टें के अंदर बंडोए है। जम्मू कश्मीर के अंदर कास्टिज्म की किस तरीके करने इधर की ट्रेड यूनियन दिखती है, इधर की कम्युनिस्ट पार्टी दिखती है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म के बाद क्या कुछ फर्क पिया या क्या लगता तुहानू? भारतीय समाज जातिवाद के अंदर ते बंडे दा ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ लैंड रिफॉर्म होया है उसके बाद भी जातिवाद कोई फर्क नहीं, वो सेम प्रिवेल करता है। इकोनॉमिकली मतलब लोगों को जमीन आने के बाद क्या जो पुश्तैनी जो गुलामी चलती आ रही है कि उसके अंदर फर्क किस रूप से तुम चिन्हित करते हो? कानून बनया है शेख के वेले कि लैंड टू दी टिलर, लेकिन मेरा इलाका खासकर ऐसा कि इतने कोई बड़ा बड़ा लैंड लॉर्ड है जिसकी कोई 100 गुना जमीन निकली हुई, ज्यादा को ज्यादा 4 कनाली एक भी गई थी, 4 कनाली तो भी गई थी, ज्यादा को ज्यादा 1 माह तक नहीं निकली। लेकिन अज उनकी स्थिति ये आई गई है कि उनके को अपने कोल जी उसले मालिक खुआते कनाले की हिसाब जमीन नहीं है मरले के हिसाब से, क्योंकि 2007 को ली है डिवीजन होती है और सेम पोजीशन प्रिवेल कर रही है। सारे जिन्हें इतने जाति वर्ग भी है हरिजन ना जाओ स्वर्ण जातियां खुआते सारे की पोजीशन प्रिवेल कर रही है कि बड़े रेयर 2-4 घर लोग होंगे जिन्हें को 5-7-10 कनाली जमीन सी वरना मरले बनाई। कुछ लोग इसी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग आते कि नहीं कास्ट वास्ते सारी लड़ाई होनी चाहिए है, और कुछ लोग आते कि ये ते आफ्टर रेवोल्यूशन ये रिजॉल्व हो इसलिए सानू कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कास्टिज्म जो है ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन है, इसी आइडेंटिफिकेशन वास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे तजर्बे का जीवन में कई तजर्बे ऐसा दिखा
कास्ट तो उसी जोड़ के होता है। मेरा एक साथी है इरदेनाथ पटवारी, पटवारी केड़ी कास्ट है, किस वर्ग की कास्ट है, कश्मीरी कानून गो केड़ी कास्ट है। मतलब लोकें इसी प्रैक्टिकल पर्पज आइडेंटिफिकेशन वास्ते इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार दे जेह्ड़े वो ताना बाना है ना, वो इसकी अपने हक च इस्तेमाल करने वास्ते लोगों की डिवाइड करते। वरना जेह्ड़ा प्रैक्टिकल शेप इत्थे जाति दी है वो तो कक्ख भी नहीं है। जेह्ड़ी हिंदुत्व दे अंदर ही वो चार बन पई। हुण ते इत्थे तक लोग आए थे कि जेह्ड़ा ड्राइवर है वो भी लिखता भी फलाना बंद फलाना शोफर की जाति बनी। लेकिन राज सत्ता उसी इस्तेमाल कर दी है अपने समय के ना, वो भरन दे अंदर रखी है। प्रैक्टिकल तो है नहीं लोग। लेफ्ट पॉलिटिक्स के अंदर एक काफी बड़ा एक मुद्दा है, वैसे कास्ट के लिए अलग अलग समझ है, उस समझ के बारे में थोड़ी समझ क्या होगी? जात के तौर पर कोई जिया ये अज के समाज के अंदर रखे दा भी जात के अपने अपने सेंटर बनाए दे, कोई भी काम करना फलानी जाति की मेल हुए दी, फलानी जाति की मेल हुए दी, इनके पर पाबंदी होनी चाहिए। 70 के दशक के अंदर जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट तुसें लड़ने के बाद अज गवर्नमेंट सैक्टर के ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ने अज उनकी तनख्वाह ਜਿਹੜੀ है 30,000 20,000 हज़ारां च पुज गई है। अज किस तरीके के ट्रेड यूनियन है अज जो तुम देखते हो और किस दिशा च जा रहे हैं? अज की जिहड़ी रिक्रूटमेंट है वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शन के मुताबिक करटेल वेजिस 1000 रुपए का मास्टर, 2000 रुपए का मतलब एग्रीकल्चर, 3000 रुपए का कंट्रैक्ट टीचर बखरे महकमे एग्रीकल्चर सारे महकमे च ये तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक है सारा कि वेजिस घट करने वास्ते लोगों की इत्थे रखो जाए। पक्कियां जिहड़ियां टीचर दी पोस्टां जिंदे ग्रेड बने वो तो खल भेजेंगे, वो फिलअप नहीं होंदी। नवे आते जिंदे रैबरे तलीम फलाने टीके ये वो करिए, उन्हें दे वेजिस के कख नहीं। अज के दौर च जिसले टमाटर के 100 के कोल घर बिका करता, प्याज भी आम आदमी के खाने वाली चीज थी, वो रेट उत्थे 2000 से 1000 रुपया तनख्वाह के करती लोगों की दे रहे। सीधी लभा दी है कि लोगों की लुट की जा रही है। काम उगा लिया जाता जो मास्टर को दे जाता, वेज उसी ज्यादा को ज्यादा ये जेडे रैबरे तलीम 3000 दे उसे 2000 दे। ट्रेड यूनियन अज पूरी तरीके कन्ने सैलरी की लड़ाई लड़न च रह गई है। ते इस पूरी परिस्थिति के अंदर तुहानू क्या लगता है कि कियां ये सारी चीजें की द्वारा समाजवाद की तरफ ले जाने वास्ते किस तरीके के प्रयास की जरूरत है? ये जिहड़ियां फोर्सेस ने समाजवाद के अंदर ले जाने वास्ते इनकी जानकारी होनी पहले बड़ी जरूरी है कि समाजवाद से लभो के ते गवाचड़ के ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾ ਵਖਾ ਇੱਥੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਲੈਣਾ ਮਤ ਲੱਭੀ ਜਾ। लेकिन व्यवस्था बदलने वास्ते उसी कुछ मेहनत लागू करनी पड़ेगी, वो करने की तैयार नहीं जब तक उसे एजुकेट नहीं करेगी। तो इस वास्ते नौजवान पीढ़ी की एजुकेट करना जरूरी है कि अगर तुम बेहतर भविष्य चाहते हो तो एक बड़ा बदलाव जोड़ा है समाज के एक सामाजिक ढांचे की बदलने वास्ते तैयार हो जाओ, बदलो तो सुख पूछ लो। जहाँ अज का समाज जो देखे करने दुखे का घर एक भी 3000 रुपया तो वो भी एमए मास्टर, एक 35,000 रुपये लिया वो BA मास्टर, दोनों के अंदर एक जेलसी पैदा हुई। तो आखना ये कला मास्टर है, ये 35,000 की मंगा। तो आदमी के अंदर जेलसी की भी खत्म करने वास्ते अगर समाजवाद की तरफ बढ़िया जाओ तो मैं समझना कि समाज के अंदर एक अच्छा हल जो है पीसफुल हल वो लगता है। जहाँ ये कहना भी एक हथ दो तो दूजा हथ ले लो, वो करलाते रहो अनड्यू ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ। कितना रौला पा दें करप्शन, लेकिन करप्शन इस सिस्टम का हिस्सा है। जदों ठेकेदार की फायदा नहीं वो वीडियो के टेंडर कह ली देख ये जो प्रॉफिट की खातर करप्शन हुआ करती है। करप्शन तो इस हद तक थले टुरी है कि अस तो ग्रां च देखे करते हैं सीमेंट कंपनी अपने नवा सप्लाई दी कुछ डीलर की, डीलर मिस्त्री की सदी है तां खिलाता करप्शन के तौर पर यही बजाय एक सीमेंट लवाओ उत्थे अगर एक करप्शन का ऊपर भी ये रौला पान तो जितना मर्जी पाते रहो। हालत इस हद तक हुई है जी करप्शन की। करप्शन भी नहीं है कोई बखरा पार्ट है नहीं है, कैपिटल का पार्ट है भाई उन्हें माल कमाने तो कमीशन दिया करता है। असें जी वो करप्शन लभा करता तो साड़ी वो जाम तुसे कना करी जा इहदे नाम पर वो रौला पाते दिल्ली चला कोटी कोटी मचाते वो जो आया अन्ना हजारिका जी आख्या करप्शन करप्शन करप्शन। इत्थे असें देखिया भी करप्शन जी है वो पटवारी दवा दवा लै तहसीलदार दवा दवा लै इत्थे असें वो रिलीफ के चैक जो मिलते हैं 20% लै दे लै दे
इस साल भी लेटेस्ट ये हुआ जिस मोदी और आखे भी ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसले भी वो आखे भी 20% दे है पहले चेक थोड़ा नहीं था वायदा करो 20% उन्हें दियो तो चेक लो। मोदी और दिल्ली बैठे बेशक आते रहो, उन्हें अपने अगे एजेंट वाले दे सौदा करो, तुम अपने अपने अकाउंट नंबर दो, सीधे पैसे थोड़े उस अकाउंट चल जाएंगे। लेकिन वो हूँ महीना सारा होया अकाउंट नंबर हले जो पैसे गए चेक आए 20% दे वो चेक लो। इस वास्ते जी करप्शन का भी रौला पाते ने, इदा रौला पाना अपने सब लोगों की गल सुनानी सुनाते जाओ नहीं चाहिए, करप्शन बंद तो होनी चाहिए। जियां तुम दसे मैं वो सीमेंट वाला इं गए कंपनियां साड़ियां करा दी एक के साथ एक फ्री, एक का मुल डबल पाई लेना तो दूसरी आखना एक फ्री। इस वास्ते करप्शन जी इन्नी इस हद तक पुजी दी है, कोई भी ट्रेड करने वास्ते कमीशन जी जरूरी है। क्या करना उस करप्शन कुत्थे मुको। ਅੱਜ क्या होप लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ कि देश के अंदर साडे देश के अंदर कोई उम्मीद की किरण तुसें लुभदी है? इस वेले उम्मीद की किरण अगर लभदी है तो भविष्य जी नौजवान पीढ़ी है अगर उसकी सोच एडवांस करे अपने वेलफेयर तक वो एक उम्मीद की किरण सही लगती है। अगर इस लीडरशिप की किरण दिखनी है इनकी किरण के मदम हुई इनकी किरण चौक नहीं लग रही है, इनकी किरण जैसे निकल रही है तो ये करती है। लेफ्ट साइड तो अगर अस देखिए कि किधर ਤੁਹਾਨੂੰ होप लगती है, कोई ऐसी ताकत कोई ऐसी संस्था जो कुछ कम करा दी है? हाँ अगर वो सिंसीयर होता कि लोग के उत्थान वास्ते अगर कोई काम करे दे तो अस उन्हें आके भी जिस भी ना कने वो चला दे उनके को किसी उम्मीद की जा सकती है। और नौजवान पीढ़ी जी है अगर वो अपना बेहतर भविष्य चाहती है तो उसे इस वोटरू पॉलिटिक्स करने किस नहीं होना, क्योंकि वोटरू पॉलिटिक्स एक कौआ खेदो दूआ कौआ आई जाता, दूए कौए खेदो त्रीआ आई जाता। वोटरू तो इस वेले सीधा सीधा इस हद तक किस लोग आते हैं वोटर बड़ा सियाना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि महज एक ख्याल कि कौआ काला है, कौआ काला है 100 दफा कहो, पहले ये तो बताओ कि कौए काले की जगह कौन सा कौआ आए, क्या रंग हो उसका। सिंपली हजारों साल से लोग कहते हैं कौआ काला है, वो तो जुड़ा है अच्छा मोदी से मिलेगा, मोदी से नहीं सोनिया से मिलेगा, सोनिया से नहीं भीम सिंह से मिलेगा, भीम सिंह से नहीं उससे मिलेगा CPM से मिलेगा। भाई ये तो वही काले कौवे हैं, अब इनको सफेद तो करना पड़ेगा। या तो सफेदी करो तो या और 2000 साल कहते रहो कौवा काला है, काला बस काला। ये जी लड़ाई जी ना तो तुसने शुरू की थी ना ही किसी खास बंदे ने शुरू की, हजारों सालों की लड़ाई चलती आ रही है। अस इतिहास के अंदर दिखने की स्पार्टकस या उस तो पहले भी जो लोग लड़ते आ रहे हैं लगातार किते ना किते अस भी उदा ही पार्ट है इस लड़ाई के। आने वाले सिपाहियों वास्ते तुहाडा क्या स्नेह है? आने वाले जी साड़ी जन पीढ़ी है उसके वास्ते ते मेरा ये है कि अगर तुम एक बेहतर भविष्य चाहते हो, क्योंकि पिछला गुजरे का कल तो गुजर गया, अज तो प्रिवेल करा करता है। आने वाले कल अगर तुम बेहतर भविष्य चाहते हो, बेहतर भविष्य का मतलब सीधा सीधा है कि एक सुखी जीवन टेंशन फ्री अगर चाहते हो तो भारत के अंदर रेवोल्यूशन करना पो। रेवोल्यूशन केड़ा जो सोशल रेवोल्यूशन जिथे निजी अधिकार सुरक्षित हो, अगर वो सुरक्षित करी पागे हो तो जीवन से तुम सुखी अगे चल गए। अगर इस कैटेगरी फसे रहोगे हो तो अज जो ताना माना साढ़े सामने प्रॉब्लम है ये कोई बदलाव नहीं है। वो जिया भी कर सकते हो लोगों के अंदर विचारिक जदोजहद का उसी बदलने का तरीकाकार, लेकिन वो कन्ने कन्ने मैं भी आखूँ कि जो जिस किस्म का वोटिंग का इनका तरीकाकार है ये हल नहीं है। जो शिक्षा तुसें अपने साथियों को हासिल की पूरी जिंदगी लगा के, जिस समाजवाद समझ तुसें हासिल की वो समझ परिवार के अंदर कितना का तुस समझा पाए उन्हें? वो समाजवाद की समझ मेरे परिवार भी उसका पूरी तरह सहयोग है और अज भी है। कोशिश ये की जाती है कि मैं उन्हें ये समझा भी आने वाला भविष्य जो बेहतर किया हो सकता है और सहमत भी है मेरा साथ भी जो विवाद है। ये उम्मीद है कि मेरे पढ़ने के बाद भी वो इस चीज़ की समझी मिल पे वाकई हाल जो ये नहीं है, इधर जो समाज आ गया।